नमस्कार। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए। और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं की इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को और देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर, बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी।
और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई, तो अच्छा क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा वैसा नहीं होता। क्योंकि जो हमने तेलंगाना में किया है, आपको वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, वो हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन को उसने हिला दिया है। अभी आपको उसका जो आफ्टर शॉक है वो अभी आपको लगा नहीं है, मगर वो काम हो गया है। जैसे सुनामी आई थी ना, मगर जो सुनामी, जिस अर्थक्वेक ने सुनामी बनाई, वो तो आपने देखा भी नहीं, वो समुद्र के नीचे था, है ना। मैंने थोड़ा स्टडी किया, पता लगा कि जब सुनामी आई थी 1000 किलोमीटर लंबी, मतलब क्रैक जमीन में आया था, किसी ने नहीं देखा। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद उसका असर दिखा। वही हुआ है तेलंगाना में। मैं आपको बता रहा हूं, 21वीं सदी डेटा की सदी है। मोदी जी कहते हैं डेटा डेटा डेटा, DDD, 4D, 5D, 3D, ऐसे बोलते रहते हैं, सुना ना आपने। 50-60 साल पहले अगर आप पूछते पावर कहां से आती है, लोग आपको कहते पावर तेल से आती है, ब्लैक गोल्ड कहते थे उसको। जिस देश के पास तेल है उसके पास पावर है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर वही सवाल आज आप पूछें तो ब्लैक गोल्ड नहीं है, आज का तेल डेटा है। और डेटा कंपनियों के पास होता है। आप रिलायंस के पास जाइए, अमेज़न के पास जाइए, वो आपको डेटा दिखा देंगे। किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको वो डेटा दिखा देंगे। मगर जो डेटा आज तेलंगाना सरकार के हाथ में आ गया है, उसका देश में कोई मुकाबला नहीं है। आज तेलंगाना में हम आपको बता सकते हैं, हम आपको 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि तेलंगाना की सारी कॉरपोरेट्स में, उनकी सारी मैनेजमेंट में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। हम आपको बता सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में कॉरपोरेट्स के अंदर यह सवाल पूछें, कितने ओबीसी हैं, मैनेजमेंट में कितने हैं, ओबीसी मालिक कितने हैं, दलित मालिक कितने हैं, लाखों करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है उनको। आपने मीडिया में सुना होगा 2 करोड़ का पैकेज, 3 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज, सुना ना आपने। ये आप सवाल पूछ सकते हैं, तेलंगाना में ओबीसी को कितने पैकेज मिले? 0। एक भी पैकेज ओबीसी को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज दलित को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज आदिवासी को नहीं मिल रहा है। और आप मनरेगा की लिस्ट निकालिए, पूरी लाइन
ओबीसी, दलित, आदिवासियों से भरी हुई है। ये जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ, गिग वर्कर्स, इनकी लिस्ट निकालिए। तेलंगाना में ब्लैक एंड व्हाइट है। इस देश में मजदूरी ओबीसी, दलित, आदिवासी करते हैं। बघेल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उत्पादक शक्ति। मतलब देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल यह उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? मतलब आप लोग देश को बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, सड़कें आप बनाते हो, स्कूल आप बनाते हो, कॉलेज आप बनाते हो, अस्पताल आप बनाते हो, टेंपल भी आप बनाते हो। मेरे लिए सबसे जरूरी सवाल है, अगर आप लोग देश को बनाते हो तो इस काम के लिए देश आपको क्या देता है? आपको क्या दे रहा है आज हिंदुस्तान? प्राइवेट स्कूल, जहां पे आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट स्कूल किसके? आपके नहीं, ओबीसी के नहीं, दलित के नहीं, आदिवासी के नहीं। आरक्षण लूटा नहीं, आरक्षण दिया नहीं जाता है। आपके जो ऑफिसर्स हैं आइडियलिज्म के साथ अंदर आते हैं, भर्ती होती है, आइडियलिज्म से आते हैं और फिर आस्ते आस्ते कट दिया जाते हैं। एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ओबीसी, दलित, आदिवासी अफसरों को हत्या करने का तरीका। रिजर्वेशन आपको दी गई है, मगर फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज को देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखिए, और वहां पे आप नेशनल लेवल, मैंने चेक किया, वहां पे मुझे ओबीसी, दलित, आदिवासी नाम बता दो। मैंने मजाक किया, बजट बना, मिठाई बांटी जा रही थी, याद है आपको? हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई, वो सब आप कर रहे हो, हलवा आप बना रहे हो और खा वो रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हलवा नहीं खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, मगर भैया आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। तो अब मैं आपको, आप मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं।
जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आप कि जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। तो आपको लगना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को लगना चाहिए। आज आप हिंदुस्तान के किसान से पूछो आपके बेटे के लिए क्या सपना है, आप क्या सोचते हो, आपका बेटा क्या करेगा, वो आपको कहेगा मजदूरी करेगा। और मैं चाहता हूं कि वो किसान कहे नहीं, मेरा बेटा इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। अब एक प्रॉब्लम है राजनीति में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो, पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है ओबीसी युवाओं से, कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते हो। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी शक्ति समझ आ गई, ये पूरा पलट जाएगा। तो मेरा क्यों, और अच्छा आप सवाल उठता है, अब आप मुझसे कहोगे कि भाई आपने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं समझ आती, तो फिर क्यों नहीं आती? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आती। क्योंकि नहीं, बांटे नहीं गए हैं। देखिए वो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी, देखिए दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना। देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा देखिए हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। 1 सेकंड में आपको बताएगा। आप वही सवाल आदिवासियों से पूछो आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देगा। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में, स्कूल पढ़े ना। आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी?
उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश की जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है, और यह कोई नई बात नहीं है, यह हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे, मनुवादी वही। और यह हर लेवल पे होता है, हर लेवल पे होता है। ये एजुकेशन में होता है, एजुकेशन में होता है, बिजनेस में होता है, जुडिशरी देख लीजिए वहां होता है। सब जगह आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया, हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है, पूरी की पूरी आपकी जमीन ओबीसी दलित आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है, इन लोगों को दी जा रही है। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा है सबसे पहले जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। हमें पता लगाना है ओबीसी कितने हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, कितनी भागीदारी है, कितना पैसा है, यह हम सब जानना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे ही जाति जनगणना होता है वैसे ही 50% की दीवार वहीं टूट जाती है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जाति जनगणना के होने के एकदम बाद अपने आप 50% की दीवार तोड़ दी, और उन्होंने कहा कि भाई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा राहुल जी जब मैंने ये देखा, मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे अन्याय दिखा। कल भाषण में उन्होंने बोला, तो पहला काम जाति जनगणना जहां भी हमारी सरकार होगी, 50% की दीवार जहां भी हमारी सरकार होगी, और दूसरा काम नेशनल लेवल पे, ये दोनों काम। प्राइवेट एजुकेशन में तेलंगाना में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई। तेलंगाना में यह पता लगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वो तेजी से आगे बढ़ता है। एजुकेशन इज क्रिटिकल टू प्रोग्रेस। और तेलंगाना में दूसरी बात पता लगी कि अगर आपके पास शिक्षा है और अगर आपके पास अंग्रेजी भी है तो डबल बैरल प्रोग्रेस होती है। बीजेपी के नेता कहते हैं
अंग्रेजी को हम हिंदुस्तान से मिटा देंगे। नहीं नहीं, मगर आप उनसे एक बात पूछिए, आप अंग्रेजी मिटाना चाहते हो, मगर आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां क्या हिंदी में पढ़ते हैं वो? नहीं। तो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल भाषा, हिंदी, तमिल, ये सब जरूरी हैं। बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, ये सब जरूरी हैं, मगर उसके बिल्कुल साइड में अंग्रेजी भी जरूरी है। इसीलिए हमारा तीसरा मुद्दा, रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन। तो ये एक प्रकार से ओबीसी वर्ग के लिए एक पैकेज है। एक कमी रही है जिसको थोड़ा सा आज हमने डेंट मारा है।